कभी कभी किसी दर्शक को भी ले लिया करो। जी सर, नमस्कार। जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत। साथियों, हर रोज की तरह हम हाजिर हैं 2 सीटों को लेकर। हरियाणा की जो 2 सीटें आज हम डिस्कस करेंगे, उनमें से एक वीआईपी सीट है, क्योंकि एक बड़े नेता वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरी सीट का एक खास करैक्टर है, वहां इंडिपेंडेंट्स की मौज रहती है। तो इन दोनों सीटों को हम डिस्कस करेंगे, सीटों के नाम भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले हम खबरों की, जो बड़ी खबरें हैं, उनकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आज बीजेपी की कल सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई, लेकिन वो अपने नाम आज घोषित करने थे, उनको नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, इस पर चर्चा करेंगे। और बीजेपी की सेंटर जो स्क्रीनिंग कमेटी है, आज भी उस सॉरी कांग्रेस की जो स्क्रीनिंग कमेटी है, उसकी आज मीटिंग हुई और कल उसकी आखिरी मीटिंग होनी है। बावरिया जी से बात हुई मेरी, तो बावरिया जी ने कहा कि हमारा जो फर्स्ट राउंड है 90 सीट्स का, वो पूरा कंप्लीट हो गया है। कल हम इसको फाइनल टच दे देंगे और कल उसके बाद हम इसको हाईकमान को भेजेंगे। एक और बड़ा इश्यू जो है वो ये है कि मोहनलाल बडोली, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि वो चुनाव कहीं से नहीं लड़ेंगे, पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ाएंगे। ये भी एक बड़ा फैसला है। नायब सिंह सैनी ने अपनी सीट बदल ली है। अभी उपचुनाव में वो करनाल से जीते थे और अब वो आ, बाव उनकी सीट जो है, उन्होंने दूसरी कोई सीट अपनी अख्तियार कर लिया। उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। और एक और बड़ी खबर जो देखने में आई है या सामने आई है, मेरी बात हुई शैलजा जी के क्लोज आदमी से। उनका कहना है कि हरियाणा से चुनाव लड़ने पर उनका प्रयास जारी है। मेरी जानकारी में प्रेम जी के पास कुछ जानकारी है कि राव इंद्रजीत जो हैं, उन्होंने कुछ अपना सीना थोड़ा ज्यादा तान लिया है। तो इसके बारे में क्या स्थिति है, वो थोड़ा प्रेम जी से पूछेंगे। तो कुल मिलाकर मुद्दे ये हैं। सबसे पहले चलते हैं प्रेम जी के पास। प्रेम जी, जो मैंने मुद्दे बताए, इन पर आप कुछ कहना चाहेंगे? और जो राव इंद्रजीत की आपके पास विशेष जानकारी है, वो आप बताना चाहेंगे। जो मुख्यमंत्री की मैं बात कर रहा था, वो लाडवा से जो है वो चुनाव लड़ेंगे इस बार, ऐसी घोषणा की गई है मोहन बड़ोली के द्वारा। जी प्रेम जी। प्रेम जी, आपकी आवाज नहीं आ जी रही कमल है। जी, आज भारतीय जनता पार्टी की, कमल जी आपकी आवाज भी ब्रेक हो रही थी, कहीं प्रॉब्लम है नेटवर्क में, और जी, मुझे आज सुनाई आज नहीं दे रहा बादल था। बहुत छाए हुए हैं। आज बादल बहुत छाए हुए हेलो। हैं और इसलिए, जी आज बादल बहुत छाए हुए हैं, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम नेटवर्क की सबको रहेगी। इसी में हमको मैनेज करना है। मैंने आपसे मैं जी क्या अपने सवाल को रिपीट करूं या मोटे तौर पर आइडिया हो गया है आपको? नहीं, मुझे आइडिया हो गया आपका। जी। आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल साफ आवाज आ रही है अभी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है, बिल्कुल आ देखिए रही है। देखिए कमल जी, आपने किया भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी के बयान पे, या मोहनलाल कौशिक जी के बयान पे, कि उन्होंने घोषणा की है कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री अपना विधानसभा क्षेत्र करनाल से बदल करके वो लाडवा जा रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि अटकलें पहले भी थी और उनका गृह क्षेत्र है। वो 2014 में नारायणगढ़ से विधायक बने थे, उसके बाद वो कुरुक्षेत्र से लोकसभा के सांसद रहे, और उसके बाद जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया तो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री जो सांसद बन गए थे करनाल से, मनोहर लाल जी ने करनाल की सीट खाली की थी। वही एक सीट खाली थी उस समय, और इसलिए उनको उपचुनाव में करनाल से चुनाव लड़ना पड़ा। अब करनाल को छोड़ करके उनको लाडवा, क्योंकि उनकी मनपसंद सीट इसलिए भी है क्योंकि उनका गांव उस विधानसभा क्षेत्र में आता है। राजनीतिक लोगों को, और खासतौर से जब उनका कद बहुत बड़ा हो, तो उनको अपने लिए कहीं ना कहीं सुरक्षित स्थान चुनाव में, क्योंकि चुनाव में अपने विधानसभा क्षेत्र में जाने के लिए उनको समय कम मिलता है, वो ऐसा क्षेत्र का चयन करते हैं जहां उनको
आसानी से उनको चुनाव में वो सफलता पास के या कंटेस्ट कर सके। दूसरा आपका विषय था कि कुमारी शैलजा और कांग्रेस को लेकर के आपकी चिंता है। तो मैं समझता हूं कि कुमारी शैलजा ने बार बार ये घोषणा की है कि मैं विधानसभा का चुनाव जरूर लड़ूंगी और मैं मुख्यमंत्री पद की दावेदार हूं। उस पर बार बार मेरे ख्याल से अब रिपीट करने की जरूरत नहीं है। उनका आलाकमान ये कोई प्रतिक्रिया देगा। अगर आप समझते हैं कि बावरिया जी के कहने से वो रुकने वाली है, तो वो उससे पहले ही, बहुत पहले ये बात कह चुकी है कि बावरिया जी कहीं ना कहीं किसी एक का पक्ष लेते हैं। ये आरोप वो बहुत पहले लगा चुकी, और मैं समझता हूं कि उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। अब कांग्रेस के आलाकमान को देखना है कि उनको विधानसभा का चुनाव लड़वाया जाता है या नहीं लड़वाया जाता है। जी विनोद जी, आपके पास आवाज आ रही है क्या? हेलो। आ रही। जी, जरा बीच में विनोद जी का पक्ष ले लेते हैं, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो आप थोड़ा तब तक इंटरनेट भी आ जाएगा। विनोद जी, आपके कमेंट्स, जो दो टिप्पणियां और भी विषय हैं, आप जिस पर बोलना चाहें अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं। यानी आप पूछिए, आप पहले किस इशू को टेक ऑफ करना चाहते हैं, मैं उसी आपने पहले बीजेपी की कल सीसी की मीटिंग हो गई, ये चर्चा थी कि एक फर्स्ट लिस्ट तो आ ही जाएगी, तो वो क्यों नहीं आई, ये मुख्य कमल सवाल जी, है। बड़ी दिलचस्प बात है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जिसमें प्राइम मिनिस्टर स्वयं मौजूद हो, मुझे लगता है ऐसा पहली बार हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी के अगले दिन या उसी रात को बीजेपी अपनी लिस्ट फाइनल नहीं कर पाई। ऐसा कभी हुआ नहीं। प्राइम मिनिस्टर उसी मीटिंग में आते हैं जिस मीटिंग में नामों को फाइनल किया जाता है, लेकिन कल प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे, नाम फिर भी फाइनल नहीं हुए, तो इसका मतलब पेच ज्यादा फंसा हुआ है। जी, एक राव इंद्रजीत सिंह भी एक कारण हो सकते हैं जी, और भी कई कारण हैं। और एक कारण ये भी है कि जब चुनाव टाइट होता है तो दोनों पार्टियां कोशिश करती हैं कि उनको उनके कैंडिडेट के बारे में जानकारी मिल जाए। कुछ कैंडिडेट आपस की लिस्ट देख के मैच किए जाते हैं, कास्ट इक्वेशन बिठाई जाती है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी भी काफी सीटों पे कांग्रेस के कैंडिडेट को देखना चाहती है। और एक समस्या ये भी है कि इस बार बीजेपी जिन लोगों की टिकट काटना चाहती है उनके रीएडजस्टमेंट के स्कोप को भी देखा जा रहा है कि उनको कहीं दूसरी सीट पे रीहेबिलिटेट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। और अगर किया जा सकता है तो कहीं विद्रोह तो नहीं होगा। मैं एक दो सीटों का भी जिक्र करके स्थिति को स्पष्ट करूंगा, और उससे पहले मैं ये बता दूं कि बहुत से टीवी चैनल्स में अलग अलग तरह के नाम चलाए जा रहे हैं कि ये इसका नाम फाइनल हो गया, इसका नाम फाइनल हो गया। मैं अपने दर्शकों को ये सूचना देना चाहता हूँ कि इसमें गुड़ में जहर मिलाया जाता है। 10 नामों में से 4 नाम तो ठीक होते हैं जिन पे कोई डिस्प्यूट नहीं होना, और 6 नाम ऐसे फेंके जाते हैं, वो नाम फाइनल नहीं होते। वो नाम इसलिए फेंके जाते हैं कि उनकी सीट पे रिएक्शन देखा जाए कि रिएक्शन क्या होने वाला है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको पानीपत और करनाल का दे देता हूँ। पानीपत से संजय भाटिया बीजेपी के बड़े लेवल पे रहे हैं, एमपी भी रहे हैं, और एक समय तो उनका मुख्यमंत्री के लिए नाम भी चल गया। फिर वो काफी दिन वेटिंग में रहे, प्रदेशाध्यक्ष के लिए भी उनका नाम चला, उनको दूसरे स्टेट्स में भी भेजा जाता है, तो संगठन में वो बहुत अहमियत रखते हैं। लेकिन जो पानीपत के सिटिंग एमएलए हैं वो भी काफी पॉपुलर हैं। तो अब बीजेपी के लिए समस्या ये है कि प्रमोद विज की टिकट काटनी नहीं है, संजय भाटिया को चुनाव लड़ाना है, तो उनके लिए भी एक कोई रास्ता ढूंढा जा रहा है। जैसे अब उनका नाम करनाल से फेंका गया कि अच्छा चलो ठीक है, विज की टिकट कंटिन्यू करते हैं, संजय भाटिया को करनाल लड़ा देते हैं। लेकिन करनाल का में फेंक के भी रिएक्शन देखा जाएगा 1-2 दिन, क्या करनाल में वो एक्सेप्टेबल हैं। हालांकि वो वहां से लोकसभा के मेंबर रहे, उनके लिए पानीपत लड़े या करनाल लड़े, जो बीजेपी का वोट वैल्यू है वो इक्वल ही रहेगा। तो अब उनका करनाल से नाम फेंका गया है। ऐसे ही कुछ और सीटें हैं, जैसे असीम गोयल का नाम फेंका गया कि जो उनको पंचकुला से लड़ाया जाए।
तो क्या ज्ञानचंद जी गुप्ता एक्सेप्ट करेंगे, नाराज होंगे या नहीं होंगे, और होंगे तो कितना असर होगा। विनोद शर्मा को जी एडजस्ट किया जाए अम्बाला सिटी से। तो ये नाम जो है ना एक बार फेंके जाते हैं और फिर उसका रिएक्शन लिया जाता है, ये इसीलिए। और मुझे ये लग जी रहा है कि जैसे ये कहा जा रहा है कि अब एक नहीं तो 2 दिन, कुछ नहीं, मुझे लगता नहीं है कि 4-5 दिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपनी कोई लिस्ट जारी करें। ऐसे ही नाम फेंके जी जाएंगे और रिएक्शन लिया जाएगा, फिर उसके हिसाब से चेंजेस होंगे। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरी बीजेपी के एक नेता से बात हुई, उनका कहना था जल्दी क्या है, अभी तो बहुत दिन है, तो इतनी जल्दी क्यों दिए जाए नाम। तो अगली जो मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा या प्रेम जी से, प्रेम जी आपने राव इंद्रजीत के बारे में बताया था, उसके पास आपके पास कुछ खास जानकारी है। मैं तो कुछ खास इकट्ठी नहीं कर पाया, बस इतना ही पता चला कि बीजेपी में अभी जो वो जो फेंक रहे हैं वो अभी डामाडोल स्थिति में ही है। जो वो चाहते हैं ना, बहुत कुछ पूरा मिल रहा है 100%, ना ही ऐसा है कि कुछ नहीं मिल रहा है। तो आपकी क्या जानकारी है इसमें, क्योंकि ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। प्रेम जी, प्रेम जी आप अनम्यूट कर जी लें। जी अनम्यूट जी, करके मेरा जी। अनम्यूट है अब आपको। मेरा तो अनम्यूट है, आपके यहाँ से दिक्कत है कोई? जी जी, मैंने बताया ना, आपके यहाँ बादल हैं प्रॉब्लम है बहुत नेटवर्क ज्यादा की। इस तरफ। प्रेम जी बहुत ज्यादा बादल हैं हाँ और नहीं, बादलों में नेटवर्क का चलिए प्रॉब्लम हो ही जाता है। प्रेम जी, राव हाँ जी। इंद्रजीत पे जवाब मांग रहे हैं, राव इंद्रजीत पे, राव इंद्रजीत सिंह की भूमिका पर जवाब मांग रहे देखिए, राव इंद्रजीत का ये है कि राव राव मैं अगर आप सुन पा रहे हैं तो मैं वही बता रहा हूं कि राव इंद्रजीत दक्षिणी हरियाणा के कद्दावर नेता है, इस बात में कोई शक नहीं है। हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री के वो सुपुत्र हैं और वो लगातार 6 बार लोकसभा के और 4 बार विधानसभा के सदस्य रहे हैं। एक चुनाव के अलावा वो 10 चुनाव जीतते हैं और उनका, क्योंकि समर्थकों की संख्या भी बहुत बड़ी है और राजनीति में बहुत सारे लोगों को उन्होंने पैदा किया है और बहुत सारे नए लोग वेट करते हैं कि राव साहब का वृद्ध हस्त उनके हाथ सिर पे आ जाए। तो ऐसे ऐसे, जिस तरह पिछली बार उन्होंने किया था रिवाड़ी में, सबको ये लगता था कापड़ीवास जी का टिकट फाइनल है और वो सुनील मुसेपुर का टिकट ले आए। सबके लिए सरप्राइजिंग था और वो मात्र कुछ वोटों से हार गए। हार का कारण फिर रणधीर सिंह कापड़ीवास बने। इस बार भी स्थिति वही है लगभग लगभग पूरे के पूरे अहिरवाड़ में। आप चाहे अटेली की बात करें, कोसली की बात करें, बादशाहपुर की बात करें, रिवाड़ी की बात करें, बावड़ की बात करें, सब जगह कहीं ना कहीं राव साहब के रिएक्शन का इंतजार हर कोई, हर पार्टी और हर प्रत्याशी करता है। राव साहब ने जैसा आज अपने समर्थकों को, जैसा मेरे सुनने में आया था, शायद मैंने कमल जी से बात भी की थी, कि उन्होंने अपने समर्थकों को दिल्ली आने के लिए कहा कि हो सकता है कुछ समीकरण उनके हिसाब से बने। और फिर दूसरा ये है कि उनके परिवार में भी, जैसे आरती राव के लिए अगर कोसली वो चुनते हैं तो उनके भाई के लिए वो चैलेंज होगा, क्योंकि उनके छोटे भाई कोसली से कांग्रेस पार्टी के दावेदारों में आते हैं और वो पारिवारिक क्लैश कहीं भी खड़ा नहीं करना चाहते। और उनके भाई ने साफ संदेश भी दिया था कि अच्छा है कि आरती चुनाव लड़े, परंतु परिवार में इस तरह की कोई स्थिति पैदा ना हो तो उनको सोच समझ के अपना कदम लेना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि राव इंद्रजीत के लिए भी बहुत आसान काम नहीं है विधानसभा क्षेत्र का चयन करना, अपनी बेटी के लिए भी और अपने समर्थकों के लिए भी। अब बहुत सारे समर्थक जी उनके पहले से एडजस्टेड हैं। अब नारनौल की स्थिति जी ये है कि नारनौल में दावेदारों की संख्या बहुत बड़ी है। उसी तरह से बावड़ में उनका समर्थक विधायक भी है, मंत्री भी है, परंतु उनके ऊपर दबाव कहीं और से भी है। बिमला चौधरी को चुनाव लड़वाने का दबाव उनके ऊपर है, पटौदी में उनके ऊपर दबाव है, बहुत सारी, बहुत उनको अब वो अनिर्णय की स्थिति में वो भी हो सकते हैं, पार्टी भी हो सकती है। दूसरा आपने ये कहा कि इन समीकरणों को या नाम उछाल करके भी रिएक्शन देखा जाता है कि ये 50 नाम आप मीडिया में डाल दो, इस पे रिएक्शन क्या आता है। तो वो रिएक्शन भी बड़ा सार पा रहा है। खासतौर से 1-2 सीट का मैं जिक्र करूं
तो पलवल में जिस आदमी का नाम आज उछाला गया है, तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं वो एक नया नाम है, चौंकाने वाला नाम है। दीपक मंगला जी बड़े प्रभावी नेता है और उनकी जगह किसी नए आदमी को, युवा के किसी नौजवान का नाम वहां लाया गया है, जबकि वहां दूसरा नाम मैं समझता हूं कि सुभाष कत्याल जी के बेटे का संभावित था अगर उनको बदला जाना था। तो ये सारे के सारे दक्षिण हरियाणा की समस्या बनी हुई है। कहीं ना कहीं कृष्णपाल जी के बेटे की भी वही स्थिति है। उन्होंने 2 स्थानों पे अपने बेटे के लिए इच्छा जाहिर की थी, उनमें एक तिगांव था और दूसरा पलवली था। तो दोनों जगह पे आज के जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि दोनों जगह पे टिकटें दे दी गई हैं। तो मैं समझता हूं कि वो चीजें, अभी सोना की बात थी, सोना में ऐसे ही है, बहुत सारे लोग वहां टिकट मांगने वाले हैं और कहीं ना कहीं राजस्थान के पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया का नाम चल रहा था, फिर अचानक से कोई एक और नाम आ गया। तो आज जिसका नाम आया वो पहले विधायक रहे हैं 14 में। तो ये जो मेहता जी बता रहे थे, तो ये टेस्टिंग फार्मूला है कि लोकप्रियता क्या है, उसके पर रिएक्शन क्या है। मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह 5 से 6 अपने लोगों को एडजस्ट करवाने में कामयाब रहेंगे। इस बार स्थिति वो नहीं लगती कि वो टिकट कटवाएं भी। खासतौर से नागर चौधरी की अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर अभय सिंह ऐसा चेहरा बन चुके हैं, उनके टिकट कटवाना उनके लिए भी कहीं ना कहीं हानिकारक हो सकता है। जी विनोद जी, ये इंद्रजीत फैक्टर जो है, राव इंद्रजीत फैक्टर जो है, उस पर आपकी क्या राय है, आपकी जानकारी क्या कहती है? देखिए, एक तो इसमें थोड़ी हम करेक्शन करते हैं। जब राव इंद्रजीत का नाम लिया जाए तो प्लस का नाम भी लेना चाहिए, राव इंद्रजीत प्लस धर्मवीर सिंह भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से लोकसभा सदस्य। पहले राव इंद्रजीत सिंह अकेले रोड़ा करा करते थे, लेकिन अब वो 2 है, नंबर 1। और ये अलग बात है कि धर्मवीर जो है वो कभी फोर फ्रंट पे नहीं आते, वो जो भी करते हैं वो पीछे से करते हैं। पर इतना भी तय है कि वो राव इंद्रजीत सिंह के साथ सहमत है। अगर उनका हाथ उठवाना पड़े तो जो राव इंद्रजीत कहेगा धर्मवीर उसी नाम पे हाथ उठा दे। अब इसकी तुलना करते हैं कि बीजेपी की कमजोरी क्या है और राव इंद्रजीत सिंह कर क्या सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं, इसकी तुलना करना बहुत जरूरी है। बीजेपी की वहां एक ही कमजोरी है कि अभी तक वहां कांग्रेस बहुत मजबूत नहीं हुई, मतलब इस स्थिति में नहीं आई है कि वो बीजेपी का पासा पलट दे। वोट कांग्रेस का जरूर बढ़ा है, लेकिन अहिरवाल ने अभी बीजेपी को हराने का मन बनाया नहीं है। थोड़ा 10-15 दिन का समय लगेगा। अहिरवाल जो है ना, पूरे हरियाणा का माहौल देख के ही अपना मन बदलेगा, अगर बदलेगा तो, लेकिन इसकी संभावना बड़ी कम है। अब राव इंद्रजीत सिंह की दिक्कत क्या है? अगर मान लीजिए कि वो, जैसा कि मीडिया में कहा जाता है, जैसे अभी प्रेमचंद जी ने भी कहा कि उन्होंने बैठक बुला ली। अच्छा, बैठक बुला ली तो बैठक में क्या निर्णय लेंगे? क्या वो कांग्रेस को सपोर्ट करने का निर्णय ले सकते हैं? वैसे तो मैं कई कारणों से पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि वो ऐसा कोई निर्णय नहीं लेने वाले। लेकिन मैं एक कारण और भी बता दूं कि राव इंद्रजीत सिंह को कांग्रेस में भी खुली छूट नहीं मिलने वाली। उसका बड़ा रीजन क्या है? 2013 में जब राव इंद्रजीत सिंह ने कांग्रेस छोड़ने का मन बना लिया था और बीजेपी में जाना ही था उनको, और मैं उस सारे घटनाक्रम का चश्मदीद गवाह भी हूँ कि कैसे कैसे सेटिंग हुई, कैसे कैसे एडजस्टमेंट हुई। तो लेकिन उन्होंने 2013 में भूमिका बनानी शुरू कर दी थी और वो फुटबॉल करते करते वॉलीबॉल पे आ गए, और वॉलीबॉल में उन्होंने क्या किया कि रॉबर्ट वाड्रा को भी एक इश्यू बना दिया। जो स्काईलार्क का जमीन लैंड स्कैम बीजेपी ने बाद में उठाया के, उसकी भूमिका राव इंद्रजीत सिंह ने रच दी और हुड्डा को उसके लिए अक्यूज ठहराना शुरू कर दिया। हुड्डा तक तो राव इंद्रजीत सिंह बोलते रहते, तो बीजेपी में जाने के बाद भी उनके गांधी परिवार से रिलेशन खराब नहीं होते, क्योंकि पुराने कांग्रेसी है, इंटरेक्शन बड़ा अच्छा रहा है। परिस्थितियां आपको बदलने पे मजबूर कर रही हैं, बदल गए, पर्सनल नहीं होता। लेकिन वाड्रा का नाम उठाने के बाद वो पर्सनल हो गया। तो अब अगर मान लीजिए हुड्डा वकालत भी करते हैं तो भी राव इंद्रजीत सिंह को इतना ज्यादा
महत्व नहीं दिया जाएगा जितना उनको बीजेपी में मिल रहा है। और ये बात बीजेपी भी अंदर से जानती है। तो 4 दिन 5 दिन जो लिस्ट अपना लीक हो अपना सॉरी डिले होएगी और इंद्रजीत के खेमे की तरफ से प्रेशर भी बढ़ेगा, मुझे लगता है बीजेपी उस प्रेशर को झेलेगी और जितनी सीमा तक उनको देना चाहिए उतना जरूर देगी और उसके बियॉन्ड बिल्कुल नहीं देगी। जी, कल एक स्टेटमेंट और आज एक स्टेटमेंट और कांग्रेस का क्लियर हुआ कि हम उन किसी भी ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे जो हाल में पार्टी में शामिल हुआ है या छोड़ के चला गया था और अब आ रहा है। ये स्टेटमेंट से भी क्लियर है कि कांग्रेस से लिंक तो थोड़ा मुश्किल है। अगर कोई बात चल रही होती तो इस तरह का स्टेटमेंट तो कम से कम नहीं आता। अब हम बात कर लेते हैं अपनी 2 सीटों की। आज हम पहली सीट जिसकी चर्चा करेंगे वो है होडल सीट। होडल सीट पर कांग्रेस के जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं उदय भान जी, जो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, वो इस सीट पर रहे हैं। इस सीट पर 13 बार जो चुनाव हुए हैं उनमें से बड़ी डाइवर्सिफाइड ये सीट रही है। कांग्रेस 5 बार जीती है और बाकी लोक दल 3 बार जीती है, इंडिपेंडेंट्स भी 2 बार जीते हैं। बीजेपी ने पिछला चुनाव जीता था, उससे पहले यहाँ बीजेपी का कोई आधार नहीं होता था, लेकिन पिछला 2019 का चुनाव बीजेपी यहाँ से जीत गई। इस सीट की हिस्ट्री और ज्योग्राफिया के बारे में अमित जी के पास चलेंगे। अमित जी बताइए होडल सीट के बारे में। होडल विधानसभा सीट 2009 से पहले इसका नाम हसनपुर हुआ करती थी। जो है अगर हम देखें 96 से लेकर अभी लास्ट जो 2019 का विधानसभा चुनाव था, मुकाबला जो है इन दोनों में से कोई विधायक बने, या एक बार कभी जगदीश नायर बने या उदय भान बने, इन्हीं दोनों के बीच जो है विधायक बनते रहे हैं। और ये भी कह सकते हैं कि जो उदय भान जी का जो अध्यक्ष बने जो है अपना कांग्रेस के, तो उनका कद बढ़ा। एक ये भी कहूँ कि इस सीट पर जो मार्जिन रहे हैं कि चाहे उदय भान जीते या जगदीश नायर जीते, ज्यादा नहीं रहे, 5000 या उससे अंडर कम के मार्जिन से वो जीतते रहे हैं। अगर पिछला मार्जिन तो 3000 का था। हाँ, मैं वही कर, पिछला मार्जिन तो 3000 था, 3377 लोकसभा के अंदर भी जो है कांग्रेस को यहाँ से लीड मिली थी, जो है वो भी बहुत मामूली लीड, जो है हम कह सकते हैं कि कम वोटों की जो है यहाँ से जो है कांग्रेस को यहाँ से लीड मिली थी लोकसभा के चुनाव में। होडल एक ये कह सकते हैं कि टाइट फाइट की जो है सीट रही है, और ये मुकाबला में जगदीश नायर और इन्हीं के बीच जो है उदय भान के बीच चलता रहा है। अब ये देखना होगा कि बीजेपी किसको टिकट देती है। बीजेपी में जगदीश नायर के अलावा भी जो है हरिंदर राम रतन सिंह, जो पूर्व विधायक राम रतन है, उनके बेटे हैं, वो भी दावेदार हैं कि बीजेपी किनको टिकट देती। कांग्रेस की तरफ से फाइनल है कि यहाँ से टिकट जो है उदय भान को दिया जाएगा, जबकि बीजेपी की तरफ से देखना होगा कि वो जगदीश नायर पर भरोसा देते हैं किसी या किसी कोई नए उम्मीदवार को यहाँ से टिकट देती है। जी, तो यहाँ पर कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो कांग्रेस में तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं लगता है। मात्र 2 ही एप्लीकेशन आए हैं, एक उदय भान जी का है और एक किसी और कैंडिडेट का है, तो वही कैंडिडेट होने वाले हैं। और बीजेपी की तरफ से भी कोई बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स इस सीट पर है नहीं, जगदीश नायर ही हैं, क्योंकि उनका रिकॉर्ड भी काफी अच्छा रहा है जगदीश नायर का। फर्स्ट सेकंड वो करते रहे हैं, पहले इनेलो में होते थे, अब जो है तो बीजेपी में पिछली बार जो है बीजेपी में आ गए थे। तो प्रेम जी के पास चलते हैं। प्रेम जी वो बहुत सारी पार्टियां, इंडिपेंडेंट भी जीते हैं, अविपा में भी रहे हैं। हाँ जी, इसमें भी रहे थे जो है। जी, तो प्रेम जी कैंडिडेट्स के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि चौधरी उदय भान अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, और स्वाभाविक है कि उनके सामने कोई दावेदार कोई आ नहीं सकता। 2-3 एप्लीकेशंस किसी ने भी ऐसी डाल दी तो वो अलग चीज है, उनके टिकट पे तो कोई किसी और का दावा हो नहीं सकता। जहां तक आपने बात की कि चौधरी उदय भान की बात करो या जगदीश नायर जी की बात करो, उनके अतिरिक्त यहाँ आपने देखा होगा चौधरी उदय भान के पिताजी भी विधायक रहे हैं, और हरियाणा जी जो कहावत चली थी आया राम गया राम, वो इनके पिताजी के नाम से ही चली थी। अगर आपको पता हो कि 3 बार दल बदला था, तो ये इस विधानसभा क्षेत्र का मैं खास तौर से आपको बता दूं कि वर्तमान विधायक भी और इनसे पहले वाले विधायक भी और उससे पहले भी इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक रहे हैं।
जगदीश नायर जी की बात करो या उदय भान जी की बात करो, उदय भान जी भी इंडियन नेशनल लोक दल से विधायक बने 1987 में, और जनता पार्टी के समय की अगर बात करेंगे तो इनके पिताजी विधायक बने। और फिर वो जो रिकॉर्ड बना था वो 2-3 लोगों को लेकर के था, परंतु इनका क्योंकि नाम गयालाल था तो वजरलाल जी ने इस तरह का फ्रेज यूज किया था कि वजरलाल जी को किसी ने पूछा कि गयालाल जी गए नहीं है, वो आ गए हैं। आया राम गया राम उस दिन शुरू हुआ था। तो अब आप पूछेंगे कि 1977 से अगर आप इस विधानसभा क्षेत्र को देखते हैं तो 1977 में भी गयालाल जी विधायक बने थे, और उसके बाद का जो चुनाव था 1982 का, मैंने आपको बहुत बार चैनल पे बताया कि लोकदल में ऐसी क्षमता रही है कि मात्र 250 वोट जिस समाज के थे उस समाज का व्यक्ति वहां विधायक बनाया। गिरिराज किशोर सपेरा थे, कास्ट आप सोच भी नहीं सकते हरियाणा में सपेरा कहाँ है। आपने 90 विधानसभा क्षेत्र में आप ढूंढेंगे तो आपको शायद 2-4 परिवार इंद्री में मिलेंगे और आपको होडल में मिल जाएंगे। तो ये स्थिति हसनपुर की और होडल की रही है। होडल में पिछली बार भी होडल और पलवल का अगर कांग्रेस चुनाव हारी थी तो उसके कारणों की समीक्षा जब आप करते हैं तो एक बड़ा कारण मैं आपको बता देता हूं। तो आप इनके साथ लगता है एक विधानसभा क्षेत्र है होडल। होडल में एक बड़े नेता है, गांव का बेशक किसी विधानसभा क्षेत्र में आता है। हथीन विधानसभा क्षेत्र से जो पिछली बार जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी थे वो होडल विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं और कद्दावर जाट नेता है। करण सिंह दलाल और चौधरी उदय भान की हार जीत, दोनों की हार जीत वो डिसाइड करते हैं। वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं दोनों नेता के किसी भी तरह से कांग्रेस में लाया जाए, कांग्रेस में वो ले भी आए। अब अगर उनको टिकट नहीं मिलती तो वो भी उनकी राजनीति हमेशा ऐसी रही है कि वो तुरंत छोड़ के चले भी जाएंगे और उनको हर स्थिति में चुनाव लड़ना है। तो मैं समझता हूं कि पलवल जिले के तीनों सीटों पे कहीं ना कहीं उनका प्रभाव रहेगा, और जितना आसानी से हम यहाँ इस बात का डिस्कस निकाल रहे हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो वो सारे फैक्टर जब तक आप कैलकुलेट नहीं कर लेते तो जो नया विधानसभा क्षेत्र जिसमें वो पिछली बार जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी थे उस विधानसभा क्षेत्र में 3 पाल हैं। खाप बोल, दूसरे क्षेत्रों में हरियाणा के खाप बोलते हैं, वहां पाल बोलते हैं। फरीदाबाद पलवल में उनको पाल बोला जाता है। वहां 3 पाल वहां मजबूत पाल हैं, और जो पिछले विधायक हैं लगातार 2 विधायकों की अगर आप बात करें तो 2 अलग अलग खाप से आए हैं। वहां डागर खाप है और रावत खाप है, और तीसरी खाप है सहरावत खाप। तो ये इनकी भूमिका पलवल जिले में रहती है। आप होडल पे क्योंकि हमें आज बात करनी है तो मैं ये बता दूं आपको कि वहां जगदीश नायर जी कमजोर नहीं है। फिर हर्ष कुमार जी की भूमिका कांग्रेस में उनका स्थान क्या रहता है, वो सारी चीजों की गणना जब करेंगे तो आप उसको बहुत इतना क्लियर एज किसी को दे नहीं सकते। मतलब ये आप कह रहे हैं कि होडल जो है वो टफ फाइट की सीट है। मैं टफ फाइट इसलिए भी कह रहा हूं कि वहां अब तीसरी शक्ति की भी बात मैंने कर दी आपको। मैं अभी आपको वो चीजें बता नहीं रहा, कुछ अभी 15 तारीख के बाद के जो एपिसोड आएंगे उसमें वो स्थिति भी मैं स्पष्ट करूंगा। और मैं समझता हूं कि वहां बहुत आसान किसी के लिए भी नहीं है। ठीक है, बागी खड़े होंगे यानी कि, या बागी जो है वो छोटी पार्टियों को ज्वाइन करेंगे। प्रेम जी का जो उन्होंने नहीं कहा वो उसका अर्थ ही है। मेहता जी आपके पास क्या जानकारी है? जी विधायक रहे राम रतन जी। जी मैंने एक और बताया, तीसरे दावेदार का नाम आपको बता दिया। राम रतन जी एक विधायक रहे, उनके सुपुत्र भी कहीं से टिकट मांग रहे हैं। जी विनोद जी, क्या आपकी नजर में क्या स्थिति है? वीआईपी सीट है, कांग्रेस के इतने बड़े नेता यहाँ पर हैं, लेकिन वो 4 बार विधायक रहे हैं तो 2 बार वो जो है हारे भी हैं। और देखो सुनो,
मैं जी एक लाइन तो पहले क्लियर कर दूं कि हरियाणा में 17 सीटें हैं रिजर्व। जी 17 में से मेजोरिटी ऑफ सीट में कांग्रेस और बीजेपी में सीधी फाइट होगी। थर्ड फ्रंट का छक्का चौका कोई एक आध सीट पे ही लगेगा, बहुत सीटों पे नहीं जी लगेगा। क्योंकि जी जो रिजर्व सीटें हैं, हमारी रिजर्व सीटों का कुछ डिजाइन ही ऐसा है, उस पर अगर डिस्कस करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। और जो डेटा भी आ रहा है वो भी यही सजेस्ट कर रहा है कि जी सीधी फाइट होगी। और जो कांग्रेस भी मजबूत नजर जी आ रही है, जिसकी चर्चा हो रही है, जी उसको मैं डेटा के आधार पर बोल रहा हूँ, उसको बीजेपी के जी कोटे से कोई वोट नहीं आया, जी थोड़ा मामूली सा। जी उसकी जो बढ़ोतरी हुई है वो सारी जी थर्ड फ्रंट की कीमत पर हुई है। जी जितना थर्ड फ्रंट में उन सब लोगों को मान जी रहा हूँ जो छोटे 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 पॉकेट में हावी रहते हैं और उनका अपना एक वोट बैंक, और विशेषकर जो कांग्रेस की जो नॉन कांग्रेस। जो बड़ी है, वो जेजेपी का जो वोट टूटा है। जी जेजेपी पिछली दफा 14% वोट ले गई थी, आज जेजेपी वहां 14 क्या उसके जी आधे के आसपास भी नहीं है। वो सारा वोट हाँ जी वोट है ना, मैक्सिमम कांग्रेस जी को गया है, थोड़ा बहुत बीजेपी को गया है। जी तो इसलिए एक तो जी हरियाणा में तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही है। जो एससी सीटें हैं, बाकियों पे भी मैं बता दूंगा बाद में, लेकिन एससी सीटों पे, जी रिजर्व सीटों पे सीधी फाइट होगी, कोई एक आध सीट छोड़ के। नंबर वन। जी दूसरी बात यह जी है कि आपने कहा कि बीजेपी होडल में कभी नहीं जीती, पहली दफा जीती। मैं उसके दो जी कारण बता देता हूँ। एक तो ये जो जी पलवल जिला है, जी इसमें यूपी का असर बहुत रहता है, यूपी की हवा का असर रहता है होडल में, हथीन में, पलवल में। यूपी जी में बीजेपी चढ़ती कला में थी 2019 में, आपने 2020-21 के रिजल्ट देख लिए होंगे कि बीजेपी जी वहां थंपिंग मेजोरिटी से आई, चढ़ती कला में थी। जी और विशेषकर ये जी वेस्टर्न यूपी जो मथुरा जिला का प्रभाव है इस पे, पलवल पे, तो उधर बीजेपी जी के हालात अच्छे। दूसरा, जी बीजेपी को कैंडिडेट अच्छा मिल गया। जो आपका ये जगदीश नायर कैंडिडेट है, ये जी व्यक्तिगत रूप से, इसको मजाक मजाक में लोग कुर्ता पकड़ू कैंडिडेट बोलते हैं। ये कुर्ता पकड़ू कैंडिडेट कैसे है, ये जहां भी देख ले कि ये वोट मेरे विरोध में जाने वाला है, ये उनके यहाँ जाके जब तक वो वोट देने की हाँ नहीं कर लेते, उनका कुर्ता नहीं छोड़ता, पकड़ के बैठ जी जाते, भाई हाँ करो, मेरे गरीब पे वोट चाहिए, मैंने हाँ करो, मैं मर जाऊंगा। मतलब सारे जो एक प्यार के फंडे होते हैं राजनीति में, वो सारे इम्प्लीमेंट कर लेता ये है ये बंदा। अपनाते हैं। जी हाँ, अपना लेता है, और उसका इनको फायदा भी होता है, हर स्वभाव का व्यक्ति का फायदा होता है। दूसरा, जी बीजेपी के पास यहाँ अब कोई बेस्ट बेस्ट चॉइस है भी नहीं। एक महिला जी कैंडिडेट जरूर है, मैं उनका नाम भूल गया हूँ लास्ट मिनट पे, वो आम आदमी जी पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हुई है, और उन्होंने थोड़ी जी पॉपुलैरिटी गेन की है। तो जी हो सकता है कि बीजेपी उनके नाम पे विचार कर ले, पर मुझे बेस्ट जी कैंडिडेट लगता है कि बीजेपी के पास जगदीश नायर के अलावा कोई है नहीं। अब इस जी सीट में घाटा नफा क्या है? इस सीट जी में मेरे डेटा के हिसाब से और विभिन्न परिस्थितियों के हिसाब से वेटेज का फर्क आ गया। क्योंकि यहाँ से जी कांग्रेस का पार्टी अध्यक्ष जो है वो चुनाव लड़ने वाला है, और उसी जी इलाके का बासिंदा है, बाहर से नहीं है, और बड़े दलित नेता जी हैं। तो 3 से 4% का गैप मुझे वजन के हिसाब से आज भी लगता है कि कांग्रेस को अपने अध्यक्ष होने का जगदीश नायर पे एज है। और 3-4% एज अगर परसिस्ट करता है तो ये कांग्रेस सीट निकाल सकती है। और थोड़ा सा परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में भी चेंज हुई हैं, इस बार बीजेपी को कम सीटें लोकसभा में आई हैं, तो थोड़ा थोड़ा प्रभाव होता है। तो मैं तो इस सीट को 21 कांग्रेस मान के चलता हूं, और 20 जो है वो बीजेपी मान के चलता हूं। 21-20 के अंतर को एक ड्यूरिंग एक महीने के अंतर में संभालना कोई ज्यादा मुश्किल काम भी नहीं है, पर आज तो जी मुश्किल आवाज है। कट रही। आज तो मुश्किल है। जी 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 ठीक है। जी एक दिलचस्प बात मैं इस सीट के बारे में बताना चाहता हूँ। कांग्रेस के लीडर्स लगातार कह रहे हैं कि जो लीडर 2 बार चुनाव हारे हैं उनको टिकट नहीं देंगे। तो आज मैंने बावरिया जी से पूछ लिया कि उदय भान जी भी 2 बार हारे हुए हैं, तो उन्होंने कहा अपवाद भी होंगे। तो और ये कहा कि इसके बारे में हम कल फिर से नई रणनीति बनाएंगे। खैर दूसरी सीट की चर्चा कर लेते हैं। दूसरी सीट है पुंडरी। पुंडरी की खास बात यह है कि यहाँ इंडिपेंडेंस का बड़ा जोर रहता है, और पिछले 1996 से लेकर 1996,
और उसके बाद 2000, 2005, 9, 14, 19 सब चुनावों में जो है वो इंडिपेंडेंट जीते हैं। कभी किसी पार्टी, कभी किसी समाज के और कभी किसी समाज के। और इसका हिस्ट्री ज्योग्राफिया के लिए अमित जी के पास चलते हैं। अमित जी, थोड़ा ब्रीफ में इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफिया बताइए। पुंडरी विधानसभा सीट को हम एक ग्रामीण विधानसभा सीट कह सकते हैं। इसमें जो अमित है जी, पुंडरी शहर, हाँ जी हाँ जी, इसमें पुंडरी शहर और एक डांड का छोटा सा कस्बा आते हैं इस विधानसभा क्षेत्र, और कई बड़े गांव है, पाई जैसे जो है, इसमें कई बड़े गांव जो है पुंडरी विधानसभा में आते हैं। अब बात करें जैसे कि यहाँ से कांग्रेस आखिरी बार 1991 में जीती थी, जब और लोकदल जो है यहाँ से आखिरी बार 1987 के विधानसभा चुनाव में जीता। उसके बाद से 96 से जो है यहाँ लगातार निर्दलीय चुनाव जीतते जा रहे हैं। लेकिन इस बार सुनने में आ रहा है कि हवा बदल सकती है। इस बार कोई पार्टी का जो उम्मीदवार है वो चुनाव जीत सकता है, कि अब की बार यहाँ पे वो ट्रेंड बदल सकता है, जो है पुंडरी जो है इस बार शायद ट्रेंड बदल सकता है। और ये भी है कि बीजेपी जो है अभी यहाँ पे थोड़ी सी मजबूत दिखाई देती है। लोकसभा में भी उसे यहाँ पे ठीक ठाक लीड मिली थी बीजेपी को पुंडरी से, तो एक अच्छी लीड, ठीक लीड पे बीजेपी इस टाइम दिखाई देती है। बाकी हाँ, कैंडिडेट पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि बीजेपी किसको यहाँ से चुनाव में उतारती है और कांग्रेस किसको यहाँ से चुनाव में उतारती है। यहाँ पे सुनने में आया कि बीजेपी यहाँ पे वेदपाल एडवोकेट भी हो सकते हैं, और भी कई दावेदार है बीजेपी के यहाँ से इस सीट से। और कांग्रेस से भी जैसे है रणधीर गोलन जो मौजूदा विधायक है वो भी ट्राई कर रहे हैं, और भी कई दावेदार हैं यहाँ से। ये टिकट पे मैं मानता हूँ कि ये सीट जो है डिपेंड करेगी। और लोगों में इस बार यही यहाँ पे परसेप्शन ज्यादातर यही है कि इस बार ट्रेंड बदलना है, मतलब जो है अब देखना होगा कि क्या ट्रेंड बदलता है या कंटिन्यू रहता है निर्दलीय बनने। कुछ नाम मेरे पास भी हैं कैंडिडेट्स के। कांग्रेस में सुल्तान सिंह जंडोला का नाम चल रहा है, एक सतवीर भाना का नाम चल रहा है, और बीजेपी में दिनेश कौशिक जो हैं वो 2 बार एज इंडिपेंडेंट यहाँ पर जीत चुके हैं। वेदपाल एडवोकेट भी पिछली बार यहाँ से चुनाव लड़े थे, ये उनका इलाका नहीं है इसलिए चुनाव भी हार गए थे। यहाँ रोड बिरादरी का बहुत जोर है, और रोड बिरादरी का होने के कारण ही रणधीर सिंह गोलन जो है एज इंडिपेंडेंट जीते थे। 2014 में वो बीजेपी के कैंडिडेट थे। प्रेम जी, आपके पास गेंद है, आप बताइए यहाँ क्या स्थिति लग रही है आपको, क्या परिस्थिति बनेगी। कमल जी, मेरा गांव पुंडरी में है, मैं डांड का रहने वाला हूँ। मतदाता मैं थानेसर का हूँ क्योंकि मैंने घर कुरुक्षेत्र में बना लिया। मेरा गांव डांड है, ठीक है जी। और मैं 1967 से लेकर के अब तक के सारे चुनाव मैंने देखे हैं जी। 1967 में पहली बार यहाँ कंवर रामपाल सिंह चुनाव जीते थे चौधरी ईश्वर सिंह के मुकाबले। वो कांग्रेस पार्टी की 2 बैलों की जोड़ी पे चुनाव जीते थे। उस समय चौधरी ईश्वर सिंह का चुनाव चिन्ह था घुड़सवार, और उसी चुनाव चिन्ह के साथ आपने निर्दलीय की बात की 96 से 1968 में चौधरी ईश्वर सिंह उसी घुड़सवार के चुनाव निशान पे पुंडरी का विधानसभा चुनाव जीते थे। बाद में उन्होंने चौधरी बंसीलाल की सरकार को बिना किसी शर्त के समर्थन दिया और 3 साथी विधायकों का समर्थन दिलवाया, निर्दलीय विधायकों को। उसमें चौधरी चंदा सिंह भी थे नीलोखेड़ी के। मैं आपको सारी डिटेल तो खैर बाद में दे दूंगा। उसके बाद के जितने चुनाव थे, चौधरी ईश्वर सिंह अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार 2 चुनाव पुंडरी से जीते, 1968 और 1972 में। 1977 में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा क्योंकि पार्टी का निर्णय था, उनके समाज का भी निर्णय था। एक पंचायत करके समाज ने कहा कि इस बार किसी नए आदमी को मौका दिया जाए, तो 1977 जीते, हरियाणा के शिक्षा मंत्री बने। उसके बाद 1982 में फिर से चौधरी ईश्वर सिंह चुनाव जीते। 1987 में यहाँ से इंडियन नेशनल लोकदल या लोकदल जो भी आप कहें, उसके अग्निवेश जी, स्वामी अग्निवेश, जो आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, कलकत्ता लॉ यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार थे, मगर वो आर्य समाज के एक बहुत बड़े कार्यकर्ता थे और उन्होंने आर्य समाज के आंदोलन को इस क्षेत्र में बहुत बढ़ाया था। वो यहाँ आकर के चुनाव जीत गए थे और शिक्षा मंत्री बने थे, अगर आपको याद हो। 1982 में फिर से चौधरी ईश्वर सिंह चुनाव जीते और 1987 में यहाँ लोकदल के मक्खन सिंह विधायक बने।
जी 1991 में फिर से एक बार चौधरी ईश्वर सिंह कांग्रेस के विधायक बने और 1991 से 1996 तक वो हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष रहे। इससे पहले वो जी जब 68 का चुनाव जीते थे इंडिपेंडेंट, हरियाणा स्टेट के एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के वो फाउंडर चेयरमैन थे। जी उन्हीं की स्थापना जी की हुई हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की। अब जी उनके निधन के बाद 96 के बाद उन्होंने 96 का चुनाव उन्होंने लड़ा और निर्दलीय नरेंद्र शर्मा वहां से विजयी रहे। जी उसके बाद उनका निधन हो गया और 2000 के चुनाव में उनके सुपुत्र तेजवीर सिंह ने वो चुनाव वहां से निर्दलीय जीता। जी उसके बाद के चुनाव में दिनेश कौशिक भी निर्दलीय जी जीते और जी उसके बाद सुल्तान सिंह जडौला, जिनका आप नाम ले रहे थे, वो भी निर्दलीय जी बने और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में सीपीएस बने, परिवहन विभाग जी उनके पास था। उसके जी बाद के चुनाव में फिर दिनेश कौशिक निर्दलीय जीते जी जी 14 की अगर आप बात करते हैं, और 19 के जी चुनाव में रणजीत सिंह गोलन, क्योंकि रणजीत सिंह गोलन लगातार भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पे 3 बार चुनाव हार चुके थे और जब वो निर्दलीय जी चुनाव में आए तो उनके प्रति लोगों में सहानुभूति थी। जी यहां तक भी हुआ है कि 2-3 बार तो स्थिति ऐसी हुई है कि कांग्रेस कैंडिडेट की वहां जमानत जब्त हुई। जी पार्टियों का मोह लोगों ने छोड़ भी दिया। अब आप पुंडरी के जी संभावित प्रत्याशियों की जिक्र कर रहे थे, मैं संभावित प्रत्याशी आपको बड़ी सूची आपको बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्व विधायक दिनेश कौशिक, पूर्व विधायक तेजवीर सिंह, महिला कांग्रेस की अध्यक्षा अनीता चौधरी और बहुत सारे नाम हैं। जी उसके अलावा कांग्रेस पार्टी का अगर आप जिक्र करते हैं तो कांग्रेस पार्टी में सुल्तान सिंह जडौला, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बलकार सिंह, सतबीर सिंह भाना और सज्जन सिंह ढुल। जी उसके अतिरिक्त एक भारतीय यात्री जो राहुल गांधी की यात्रा में चले थे, प्रदीप चौधरी उनका नाम है, वो भी कांग्रेस टिकट के दावेदार है। अब जी आता है कि पिछली बार 2019 का जो चुनाव था, हरियाणा विधानसभा के किसी भी क्षेत्र से रोड समाज को टिकट नहीं दी गई थी। कांग्रेस जी पार्टी उसी कारण से 5-6 सीटें लूज कर गई थी, क्योंकि 12-13 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं, उनमें असंध है, इसराना है, आप चलते जाएंगे, इंद्री में है, घरौंडा में है, नीलोखेड़ी रिजर्व है, उसमें है। तो उस बात का असर ये हुआ कि थानेसर तक उस बात का असर आया, क्योंकि थानेसर में भी रोड समाज की बहुत सारे वोट है और उस आक्रोश का के कारण कांग्रेस को बहुत सी सीटें लूज करनी पड़ी। इसलिए जी प्रेम जी, कांग्रेस इस पार्टी चुनाव इस में बार क्या गंभीरता स्थिति से लग बात रही सोच है? रही है कि ऐसी गलती वो नहीं दोहराए। जी मैं जी वही जी आपको बता रहा हूं, आप पूरा सुन लें। जी जी कांग्रेस पार्टी वो गलती दोहराने के इस बार बिल्कुल पक्ष में नहीं है। कांग्रेस के शीर्ष जी नेतृत्व को ये बात पता है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पता है, हमारी शैलजा को पता है, और जो भी टिकट बांटने वाले हैं उन सबको ये बात पता है कि पुंडरी में किस समाज को टिकट दी जानी चाहिए। यहाँ फिर आप जी धड़ेबंदी की बात करेंगे, पिछले 2 चुनाव में यहाँ सतबीर भाना, जिनका आपने नाम लिया, सतबीर भाना भी एक बड़े गांव के रहने वाला है, भाना उनका नाम गांव के नाम से है। वो जी रणदीप सिंह सुरजेवाला के बहुत करीबी हैं और जी सुरजेवाला जी उनकी पैरवी करेंगे। मैं जी समझता हूं कि इस बार अगर सुल्तान सिंह जडौला को टिकट मिलती है, एक और नया नाम जी जुड़ा है इस बार, विकास जी तंवर। वो युवा हैं, जी उनको भी बड़ा जोर शोर से पुंडरी में जिस दिन ज्वाइन करवाया गया तो उनके साथ 5,000 लोगों ने ज्वाइन किया। उनकी धर्मपत्नी जिला परिषद की सदस्य हैं, इसी विधानसभा क्षेत्र से वो जीती थी। तो आप जब सबका जी आंकलन करेंगे तो आवेदनकर्ताओं की संख्या तो बहुत बड़ी है ही, परंतु अब शॉर्ट लिस्ट होके वो 3-3, 4-4 जी पे आ गया। पुंडरी को डिसाइड करना बहुत जी आसान किसी भी पार्टी के लिए नहीं होगा। आपने वेदपाल जी का जी जिक्र किया, वेदपाल जी का ससुराल वहां है, वो रहने वाले तो घरौंडा विधानसभा क्षेत्र के हैं।
मेरे गांव में ही ससुराल है उनका भी, हाँ जी, पपनावा गांव है साथ में लगता, जी, उनकी ससुराल वाले जी, ढांड में रहने लगे। तो मैं आपको इस विधानसभा क्षेत्र के बारे में तो पूरी जानकारी दे दूंगा। जी, कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला अलग अलग प्रत्याशियों की यहाँ वकालत कर रहे हैं। जी, बलकार सिंह जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है वॉलीबॉल के, अमीन गांव के रहने वाले हैं, वो जी, 2 बार यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके। एक बार कांग्रेस की, हरियाणा विकास पार्टी की, जो हरियाणा जनहित कांग्रेस पे, और एक जी, बार निर्दलीय है, जी, और इस बार वो कांग्रेस दावेदारों में है। सतबीर भाना 2 चुनाव लड़ चुके, एक निर्दलीय एक कांग्रेस के टिकट पे, दोनों बार वो भी हार चुके। एक और नाम है सज्जन सिंह ढुल, जो सबसे बड़े गांव का जिक्र किया अमित जी ने, पाई में 14,000 वोट हैं। वो इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी पहले रहे हैं और 2 जगह से उनकी दावेदारी है। उन्हीं के गांव की एक लड़की ने, सविता ढुल, वो कलायत से टिकट मांग रही है। बेशक वो अपने गांव को दूसरे गांव में गिनती है, आजकल शेरदा बताती है कि शेरदा की मैं रहने वाली हूँ, वो पाई की रहने वाली है। तो पाई गांव के ही जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी पिछली बार थे, इस बार भी उन्होंने अपनी दावेदारी कर दी है। जी। तीसरे चलते पक्ष हैं की अब बात, क्योंकि आप जी, जी, मैं मुकाबले की बात बता रहा हूँ। मुकाबला जी। अभी प्रेम जी, क्योंकि समय टिकट समाप्त एक हो एक रहा है, तो फिर मिली है हम कांग्रेस हमारा से। समय जो है वो काफी जी आगे की तरफ जा रहा चलिए, है, आप इसलिए थोड़ा मैं डिटेल बता चुका, विनोद जी से टिप्पणी दे। जी, जी, कुंडली पे विनोद जी, रिसर्च है मेरी। जी, 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 मैं समझ गया। इस पर फिर किसी दिन चर्चा कर लेते हैं। विनोद जी, आप क्या कहेंगे, क्या स्थिति रहने वाली है? इस बार भी कोई इंडिपेंडेंट ही बाजी मारेगा क्या? देखो ऐसा है, हर हल्के की ना अपनी तस्वीर होती है। कुंडली जी, वाले कैंडिडेट पहले तय करते हैं और पार्टी बाद में तय करती है। जी, मैं पिछली दफा कुंडली गया था चुनाव से 4-5 महीने पहले, और एक बड़ा जी, कुंडली में 6 बड़े गांव है, जो जिसमें कुंडली जी, का 35% वोट उन 6 बड़े गांवों में आ जाता है। ये जी, काफी सारे नाम ही ले चुके, पाई है, जी बबनावा है, डांड है, तो 6 बड़े गांव डिसीजन करते हैं। और हमेशा चुनाव जो है ज्यादातर रोड वर्सेस ब्राह्मण ही होता है ज्यादातर। जी, तो कॉल, जी, कॉल पपुआ हाबड़ी तो डांड। और उसको लंबा नहीं खींचेंगे, तो कुंडली में मैं 5 महीने पहले गया था चुनाव। उस वक्त ये जो रणधीर सिंह गोलन है, ये बीजेपी में हुआ करते थे। जी, लेकिन मैंने लोगों से पूछा भी यहाँ चुनाव कौन जीतेगा, किसी ने ये नहीं कहा बीजेपी जीतेगी, बोले गोलन जीतेगा। अब जी, अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि रणधीर गोलन को टिकट नहीं मिली, हालांकि वो बीजेपी जी, बैकग्राउंड के थे, पार्टी की अपनी सोच है, उनको टिकट नहीं मिली और वो बीजेपी के टिकट पे हारते भी रहे। और जी, बीजेपी ने जो कैंडिडेट डिसाइड किया वो लास्ट मिनट में डिसाइड किया, तो इसलिए उसका तो चुनाव ही नहीं उठा वेदपाल जी का। अगर पहले से जी, डिसाइडेड होता कि गोलन को टिकट नहीं देनी है, वेदपाल को टिकट देनी है, तो वो काम कर लेते, तो चुनाव उठा जी, नहीं। और जी, गोलन चुनाव जीत गए, तो हुआ क्या, अल्टीमेट हुआ ये कि हल्के ने कैंडिडेट डिसाइड कर लिया कि हम इसको जिताएं। इस बार जी, भी वहां इसी तरह की आवाजें हैं कि फलाना आदमी जीतेगा, पर मुझे जी, ऐसा लगता है कि इस बार इस हल्के में ट्रेंड चेंज होने वाला है। तो दोनों पार्टियों के जी, अंदर है सीट, कांग्रेस और जी, बीजेपी के अंदर है, इसलिए इस सीट जी, को खुला छोड़ देते हैं। क्योंकि यहाँ इंडिपेंडेंट लास्ट मिनट पे, किसी इंडिपेंडेंट के साथ क्या होता है कि जब हल्के के लोग ये महसूस करने लगते हैं कि इसके साथ ज्यादती होगी, इसको टिकट नहीं मिली, बेचारा है, वो 6 के 6 गांव बेचारे के पीछे लग लेते हैं। तो इसलिए इस सीट को खुला छोड़ दें। रणधीर सिंह गोलन को इस बार टिकट की उम्मीद कम लग रही है। मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने कांग्रेस में अप्लाई भी नहीं किया, हालांकि सपोर्ट किया था, और वो कह रहे हैं कि मैं देखिए, इंडिपेंडेंट तो जरूर रणधीर लड़ूंगा, सिंह गोलन भी टिकट चुनाव ना मिले। लड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। वो भी लड़ेंगे, उनको, सतबीर उनकी क्या भाना भी स्थिति जरूर रही? लड़ेंगे, नरेंद्र शर्मा भी जरूर लड़ेंगे, जो 2000 में रणदीप, उनको मैं उनको आपको बता पता रहा है हूँ कि ना लोगों कि की वो डिमांड क्या उन्होंने है। 1996 से अब तक कोई चुनाव नहीं कैंडिडेट्स छोड़ा। होते हैं शायद इस बार वो आम आदमी रणदीप पार्टी के सिंह गोलन को प्रत्याशी हैं। पता है कि लोगों की डिमांड क्या है। जी, इस बार जी, नरेंद्र शर्मा आम जी, आदमी खैर, पार्टी के प्रत्याशी थोड़ी हैं। आवाज कट रही है, फिर इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। इन 5 लोगों में से पांच पांच लोगों में से कोई भी चुनाव छोड़ने वाला नहीं है, वो चुनाव लड़ेंगे, कोई टिकट दे ना दे। जी, मैं एक ट्रेंड और देख रहा था इसमें, इससे इसको फिनिश करते हैं कि यहाँ जीत का जो मार्जिन है
वो 30% जिसको मिलते हैं वो चुनाव जीत जाता है। साथियों, तो हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा, उम्मीद करते हैं। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथियों, मौसम की वजह से आज थोड़ी डिस्टर्बेंस भी थी, उसके लिए माफी चाहेंगे। आप सब साथी हमारे साथ जुड़े, अपनी अपनी राय दी विस्तार से, आप सबका धन्यवाद। हमारे दर्शकों का भी धन्यवाद। इस अंक में इतना ही, फिर कल मिलते हैं 2 नई सीटों के साथ। नमस्कार।